दोस्तों, शिवोंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। अपन ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, जिसके तहत हम एक टॉपिक ट्रांसफार्मर लिया है। उस पर अपन ने 2 वीडियो पहले बना दिए गए हैं और उनमें ये बताया गया ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है और ट्रांसफार्मर को किन किन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आपको पहले बता दिया गया। अब आज अपन ट्रांसफार्मर पे तीसरा जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अपना ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो अपन आज बात करेंगे वो ट्रांसफार्मर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहे हैं EMF के। अब यहाँ पे क्या है कि अपन जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है उसके बारे में एक सूत्र के द्वारा बताया गया है। वो सूत्र किस प्रकार बनता है उसके बारे में अपन बताते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है ट्रांसफार्मर की कोर में पैदा हुआ अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो डिपेंड करता है उसकी ट्रांसफार्मर में जो EMF पैदा होता है वो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर रहता है। दूसरा कारक है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो अपने घरों में जो भारतीय सप्लाई पद्धति है उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो 2 राशि करंट और वोल्टेज 1 सेकंड समय में 50 बार अपनी पूरी साइकिल करते हैं, वो अपनी आवृत्ति कहलाती है। तीसरा कारक है वाइंडिंग की लपेट संख्या। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में जो टर्न संख्या होती है वो तीसरा कारक बनती है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के लिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यहाँ फाई मैक्सिमम यानी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स इनटू F यानी फ्रीक्वेंसी इनटू N यानी नंबर ऑफ टर्न। वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न है इन तीनों कारकों पर डिपेंड करता है, तो वहां उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल बताया गया है। इसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स है वो 4 बार शून्य और अधिकतम, यानी कि अपना जो साइकिल बनती है उसमें 4 बार वो शून्य और अधिकतम के बीच में परिवर्तित होता है, इसलिए वो 4 से गुना होता है। तो यहाँ E अनुक्रमानुपाती 4 फाई मैक्सिमम इनटू F इनटू N पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ RMS जो वैल्यू बनेगी E की तो वो किसके बराबर होगी? E एवरेज गुणा फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर का मान यहाँ पे एक निर्धारित मान दिया हुआ है 1.11 होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज E होता है यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न विद्युत वाहक बल एवरेज होता है उसको अपन फार्म फैक्टर के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? E RMS की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ E बराबर 4.44 फाई मैक्सिमम F इनटू N का फार्मूला बनेगा। यहाँ पर E है वो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो अपन वोल्ट में दर्शाते हैं। यहाँ फाई मैक्सिमम यानी कोर में पैदा होने वाला अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है वो अपन फाई मैक्सिमम के माध्यम से दर्शाते हैं। F जो फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में दर्शाई जाती है और N है वाइंडिंग की लपेट संख्या। इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो यहाँ पे EP द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें P लगा दिया, इसका मतलब ये प्राइमरी का हो गया है। तो यहाँ पे 4.44 फाई मैक्सिमम F इनटू N P हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी के काम में ले जाएंगे। इसी प्रकार सेकेंडरी का हो जाएगा, जहां पर P लगा था वो प्राइमरी के लिए लगा था, यहाँ पे S लगा हुआ है वो सेकेंडरी के लिए लगा है। तो यहाँ ES बराबर 4.44 फाई मैक्सिमम F इनटू वहां पे P लगा हुआ था N के आगे, तो यहाँ NS हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का अनुपात होगा यहाँ पे ES बराबर ES बटा EP बराबर 4.44 फाई मैक्सिमम F इनटू NS हो जाएगा और यहाँ F इनटू NP हो जाएगा। तो ये रेशियो जो बनेगा वो बनेगा ES बटा EP बराबर NS बटा NP बराबर K, यानी K है वो ट्रांसफार्मर रेशियो का सिंबल है। यहाँ पे EP प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ES सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और NP यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या, NS सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या और K के बारे में बताया है
ट्रांसफार्मर रेशियो है। यहां पे ट्रांसफार्मर का जो अनुपात रेशियो है वो K द्वारा दर्शाया जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न का अनुपात है वो ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाएगा। यहां पर अब ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है। कैसे? जैसे कि अपन यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी के नंबर यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा रखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। यदि अपन प्राइमरी के सेकेंडरी से अधिक टर्न रखते हैं यानी सेकेंडरी के टर्न कम कर देंगे तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य कर पाएगा। यहाँ K बराबर ES बटा EP, फिर K बराबर ES बटा EP बराबर NS बटा NP। इसी प्रकार फार्मूला आगे बढ़ता जाएगा। वो क्या बनेगा? K बराबर ES बटा EP बराबर NS बटा NP और यहाँ बराबर IP बटा IS हो जाएगा। तो अब आगे दिया हुआ फार्मूला यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी की जो पावर है वो प्राइमरी की पावर के बराबर कब होगी? जब कोई आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तब पावर बराबर हो सकती है, अन्यथा हमेशा प्राइमरी की पावर है वो सेकेंडरी की पावर से अधिक रहती है। कभी भी सेकेंडरी की जो पावर है वो प्राइमरी से अधिक नहीं हो सकती। आदर्श ट्रांसफार्मर में अपन ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी की पावर है वो प्राइमरी के बराबर हो सकती है। अब अपन यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो का जो फार्मूला अभी बता रहे थे अपन, यहाँ K बराबर ES बटा EP यानी कि सेकेंडरी के उत्पन्न विद्युत वाहक बल बटा प्राइमरी के उत्पन्न विद्युत वाहक बल बराबर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न संख्या है वो अनुपात प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न आएंगे। यहाँ गलती से लिखा गया है दोबारा EP, यहाँ NP आएगा बराबर IP बटा IS यानी कि प्राइमरी के जो करंट है वो हमेशा वोल्टेज से विपरीत चलती है, इसलिए प्राइमरी की करंट है वो ऊपर आएगी और यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगी और करंट वोल्टेज कम होगा तो करंट का मान बढ़ेगा, इसलिए IP बटा IS ये फार्मूला बन गया अपना। यहाँ पे K वही ट्रांसफार्मर रेशियो है, EP प्राइमरी वोल्टेज है, ES है वो सेकेंडरी वोल्टेज है, NP यानी प्राइमरी टर्न है, NS है वो सेकेंडरी टर्न है, IP प्राइमरी करंट है और IS सेकेंडरी करंट है। इसी के अंदर एक फार्मूला और बढ़ा सकते हैं।